हेलो, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर विच इज़ पावर शेयरिंग। पूरा का पूरा मतलब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, जो कि आधा चीज़ हुआ था, वो उसका मैं रिकैप लेने जा रहा हूँ। उसका रिकैप में क्या करना है आपको, आपने देखा ठीक है, बेल्जियम का केस और श्रीलंका का केस। बेल्जियम और श्रीलंका के केस में आपको क्या सिमिलैरिटी नज़र आया और क्या डिसिमिलैरिटी नज़र आया। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें, सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे तो ये है भाई, एक लिंगुअल डाइवर्सिटी है। लिंगुअल डाइवर्सिटी मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, ठीक है। ठीक। और मतलब दोनों श्रीलंका वगैरह में, ठीक। और डिसिमिलैरिटी क्या है आपका, डिसिमिलैरिटी जो बेल्जियम था आपका, उसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने श्रीलंका के केस में देखा था कि वहाँ पे बुद्धिस्ट भी हैं, ठीक है, तमिल भी हैं। तमिल स्पीकिंग जो पीपल है उसमें भी दो पार्ट टाइप से हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी है, एक हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है। और सिन्हाला बेसिकली 74% क्या है वो, सिन्हाला स्वर द बुद्धिस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी भी दिख रहा है और लिंगुअल डाइवर्सिटी भी दिख रहा है, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। 7% क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है वहाँ पे श्रीलंका में। अब देखेंगे यहाँ के जो गवर्नमेंट था उसने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस किया, मतलब किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो जो सॉल्व करने का असेसमेंट होता है उसमें दो टाइप से आता है, एक प्रूडेंशियल रीजनिंग आता है, ठीक। एक आता है रेशनैलिटी। रेशनैलिटी मतलब क्या, किसी चीज़ को अगर हम लोग लॉजिकली सोचते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है बेसिकली, पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब उसका एग्जैक्ट कोई मीनिंग हो, ठीक है। इरेशनल नंबर जिसका मीनिंग ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो रेशनल मतलब कुछ लॉजिकल सोचें ऐसा इस तरीके से कि उसका कोई मीनिंगफुल बात निकले। और प्रूडेंशियल रीजनिंग सोच समझ के लिया गया फैसला, ठीक है। सोच समझ के किस तरीके से वहाँ के जो गवर्नमेंट हैं किस तरीके से उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वही हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। इस क्लास में आपको केस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब केस हम लोगों ने देख लिया है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला। ये देखिए, जो मेडिटेरेनियन व्यू होता है, इसका मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि मेडिटेरेनियन जो व्यू होता है, ठीक है, इज्म जिसके आस में लग जाएगा एक आइडियोलॉजी हो गया। मेजोरिटी के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया था कि देखो भाई, हम यहाँ पे ज़्यादा संख्या में है, ज़्यादा नंबर में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो जो हम बोलेंगे वो होगा, ठीक है। तो जो वहाँ का सरकार है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वजह में पूरा का पूरा क्या किया, प्रॉब्लम को ही बिगाड़ दिया। इस प्रॉब्लम को बिगाड़ने के लिए क्या किया किया सरकार ने, ये जो श्रीलंका था, ठीक है, गवर्नमेंट सेलेक्टेड प्रोग्रेशन ऑफ मेजोरिटेरियन स्ट्रेटजी measures since they wanted to Sinhala matchless quality a portion of the action were taken, ठीक है। क्या किया गया 1956 में, 1956 में क्या किया गया कि उसने क्या किया, कुछ कुछ चेंजेस लाए। और वो चेंज क्या 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 थे, मेडिटेरेनियन व्यू में थे। मेडिटेरेनियन व्यू में कि सिन्हाला ज़्यादा है तो जो इनका ही चलेगा पूरे पूरे देश में। तो उस देख के मतलब उस एड्रेसल के बाद कैसा रिएक्शन आया ये हम लोग को देखना है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सिन्हाला वाज द मेन अथॉरिटी लैंग्वेज, ठीक है। सिन्हाला को क्या बना दिया गया, अथॉरिटी लैंग्वेज बना दिया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, स्टेट रन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड particular approaches and Sinhala candidates. This caused the Sri Lankan Tamils to feel estranged, मतलब alienated, मतलब भाई हमको अलग थलग कर दिया गया है, हम भी इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, देश के सिविलियन हैं, फिर भी सरकार हम पे क्या कर रही है, कुछ नज़र नहीं दे रही है, हमको एलिएनेटेड कर दी है, मार्जिनलाइज सेक्शन में भेज दी। मार्जिनलाइज सेक्शन मतलब मार्जिनलाइजेशन पढ़ा होगा आपने बहुत पहले, उसका मतलब होता है कि आप किसी को ढकेल दिया, किसी मतलब सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, ठीक। ठीक। तो द श्रीलंकन तमिल्स सेंट ऑफ पार्टीज स्टार्टेड बैटल्स फॉर द एक्नोलॉजमेंट ऑफ तमिल एज ए अथॉरिटी लैंग्वेज। तो जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे उन लोगों ने अपना क्या किया, पार्टी बनाना फॉर्म किया। तमिल इलम करके आएगा पार्टी आगे, वो उसको देखेंगे हम लोग। तो पार्टी बनाने के लिए गए कि ठीक है भाई, आप हमको देंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, हम बैटल करेंगे, हम क्या करेंगे, बैटल क्रिएट करेंगे। बैटल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पार्टी बनाना पड़ेगा, पार्टी बना के पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाइएगा तभी तो आप कुछ ना कुछ लॉ लेके आइएगा। हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है कि ठीक है,
अब हमारे हम क्या करते हैं, एमपी को चुनते हैं, ठीक। एमपी क्या करता है, लॉ बनाता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूशन भी करता है, ये अभी आपके स्कोप से बाहर है, ठीक है। एमपी का काम काम है लॉ भी बनाना और उसको एग्जीक्यूट भी करना, ठीक। तो ये वाला जो मैटर था, तो आपको तो उसके लिए एक पार्टी बनाना पड़ेगा ना, तो पार्टी बनाइएगा, पॉलिटिक्स होगा, पॉलिटिक्स होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो सिविल वार में ही अल्टीमेटली वो जाके उसका एंड होगा, ठीक। अभी देखेंगे हम, बाई 1980s ए फ्यू पॉलिटिशियन एसोसिएशन वेयर फ्रेम्ड, ठीक है, कुछ पार्टी बनाया गया, दे रिक्वेस्टेड एन ऑटोनोमस तमिल एलम स्टेट, एलम मतलब स्टेट होता है, इन नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पीस ऑफ श्रीलंका, दिस बिफोर लॉन्ग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ए सिविल वार कंसिक्वेंटली काउजेस ट्रबल इन द कंट्री, ठीक है। मैंने आपको शुरू से बता दिया था, जो मेडिटेरेनियन मेजर थे उसके, ठीक है, मेडिटेरेनियन मेजर थे, मतलब जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, अब उसको बताते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से, कि अब क्या किए, सिन्हाला को मेन लैंग्वेज बना दिए, सिन्हाला को क्या कीजिए, ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज बनवा दिए हैं, नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जब जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा तो आपको सिन्हाला बोलना आना चाहिए, ठीक। सिन्हाला बोलना नहीं आता है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो क्या हम मार्जिनलाइज्ड हो गए, गरीब हो गए। जिसके लिए पॉलिसी बनाया गया, सिन्हाला के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, मान लीजिए जो कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो, वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग ही हो, तमिल के लिए खाना नहीं मिलेगा, तमिल खुल नहीं पाएगा, तमिल को अपना बिजनेस भी करना है तो उसको सिन्हाला सीखना पड़ेगा, तो कल्चरली एक तो हमारे कल्चरली हार्म पहुंचा रहा है ये वाला पॉलिसी हमारे। और हम तमिल बोलते हैं और कोई सिन्हाला बोलता है, उसको तो फ़ायदा है भाई, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। हम बोल दिए कि भाई दो सिन्हाला कम्युनिटी है, जो सिन्हाला बोलता होगा उसको क्या होगा, जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक। ये समझ में आ गया। तो जो तमिल है, जो तमिल बोलने वाले हिंदू प्लस मुस्लिम है, ठीक, जिसमें 13% तमिलियंस थे और 5% श्रीलंकन तमिल से 13% क्या थे, हमारा इंडियन तमिल थे, ठीक। इस केस में क्या हुआ, इस केस में आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग, तो फीलिंग ऑफ एलियनेशन जागेगा हमारे अंदर कि हमको एलियन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो हम क्या किया, अब क्या बनाए, एक पार्टी बनाए, ठीक है। पार्टी बनाए मतलब डिमांड किए किस चीज़ का, तमिल एलम का, ठीक है, कि हमको अपना अलग अलग स्टेट भाई तुम दे दो, हम अपना अलग अलग रूल करेंगे, तुम अपना रूल जो है अपने स्टेट में चलाओ, तुम जिस रीजन में रहते हो, जिस रीजन में सिन्हाला है वहाँ पे रूल बनाओ, हमारे रीजन में ये रूल क्या करेगा, नहीं चलेगा। इसमें हम लोग देखेंगे श्रीलंका जो था हमारा, जो हमारा श्रीलंका था, यहाँ पे श्रीलंका में अभी देख लीजिए, ये सब पूरा का पूरा ऑरेंज वाला जो पोर्शन है सिन्हाली लैंग्वेज का है, जो ये वाला श्रीलंकन तमिल्स का है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, इसको बोले कि भाई देखो इसको अलग स्टेट बना दो, ठीक। इंडियन तमिल बोला कि इसको देखो अलग स्टेट बना दो। मुस्लिम बहुत पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, स्पेशली स्पेशल बेस पे ये क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था। तो सब क्या करने लगे कि हम जहाँ पे मेजोरिटी में है हमको रूल बना दो, तुम मेजोरिटी के बेसिस पे चल रहे हो ना, मेजोटेरेनियन मेजर पे चल रहे हो ना, मेरा एक बना दो अपना। तो अगर ये नहीं बनेगा तो फिर सिविल वार होगा। तो पूरा का पूरा जो केस को सॉल्व करने के लिए जो असेसमेंट हुआ, जो उसका एड्रेसल हुआ, वो बहुत लीड किया सिविल वार की तरफ। तो वहाँ का अभी भी श्रीलंका को देखोगे तो वहाँ पे अभी भी दिक्कत है इस चीज़ का। अब हम बेल्जियम को देखेंगे, अब हम बेल्जियम को देखेंगे, ठीक। बेल्जियम में क्या है, एकोमोडेशन अब बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में बेसिकली क्या किया गया, ये देखो, बेल्जियम में हम लोग देखे थे जो ब्रुसेल्स था वहाँ पे 80% क्या थे, फ्रेंच कम्युनिटी था और 20% डच कम्युनिटी था। पूरे कंट्री में क्या था, 59% डच कम्युनिटी था और क्या था, जो 40% है वो फ्रेंच कम्युनिटी था, उल्टा था इसका। तो इसमें क्या किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया उसमें क्या कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। क्या दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि भाई देखो तुम्हारे जितने नंबर में मिनिस्टर रहेंगे डच के भी उतने ही नंबर में मिनिस्टर रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा ब्रुसल्स वाला रीजन था उसमें 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे, तो वहाँ पे भी डच को रिप्रेजेंटेशन मिल गया। लेकिन उल्टा क्या था पूरे कंट्री में, ठीक है, अलग अलग स्टेट बेसिस पे जो है, जैसे हमारे में इसको फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है, जैसे हमारे कंट्री में है। हमारे कंट्री में क्या है, सेंटर पे क्या है, सेंटर पे एमपी चुन के जाते हैं और स्टेट में भी तो अपना एक गवर्नमेंट होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, चीफ मिनिस्टर भी होता है। चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे क्या हो गया, यहाँ पे तो डच वाला पार्ट था, वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, वहाँ के जो स्टेट थे, बेल्जियम के जो स्टेट थे, वहाँ के प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ
वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे तो डच मेजोरिटी में थे वहाँ पे, लेकिन फ्रेंच माइनॉरिटी में थे। लेकिन वहाँ पे भी फ्रेंच को क्या दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मतलब तुम्हारे जितने मंत्री रहेंगे उतने मंत्री किसके रहेंगे, डच के भी रहेंगे। तो उल्टा ये फिर हो गया, ठीक है। जर्मनी वाले केस में क्या हो गया, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया गया। वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ कि देखो तुम जर्मन कम्युनिटी के हो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गवर्नमेंट रहेगा जो तुम्हारे हक, तुमको एलिनेट ना किया जाए, तुमको मार्जिनलाइज ना किया जाए, तुमको कहीं ऐसा तुम फील ना करो कि तुम्हारा सरकार तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में उनको भी अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। तो उनके मन के अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया कि नहीं भाई देखो, ये जो सरकार बनी है हमारी भी बात सुनती है, इनकी भी बात सुनती है, ठीक है। अब भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन का खेल क्या हुआ, देखो हमारे यहाँ जो भी, हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, लॉ पास होता है तो लॉ पास पे वोटिंग होता है। मान लो दोनों में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, उसके जो जितने लोग हैं उतने लोग डच कम्युनिटी के हैं, जब वोट करेंगे तो भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि डच लोग ज़्यादा हैं तो वो लोग वोट करेंगे तो वो लोग तो जीत जाएंगे ना हर एक केस में। हर एक मान लो अगर मान लो ऐसा होता कि एक पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसमें से 20 डच हैं और 5 फ्रेंच है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी लॉ लेके आने के लिए क्या रहता है, पूछा जाता है कि भाई देखो कौन कौन बोल रहा है कि लॉ पास होगा। तो डच वाले 20 गो हैं, ये कितना भी नाना बोलते तो ये लोग तो पास करा लेते हैं ना, बोलते देखो हमारे 15 है तो पास कराओ। अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन में दे दिया गया, मान लो 30 है तो 15-15 दे दिया गया, 15 डच और 15 फ्रेंच, ठीक है। तो मान लो फ्रेंच वाले को पसंद नहीं है, ये नहीं लॉ हमको नहीं अच्छा लगता है, हमारे लिए ख़राब है, तो ये क्या करेंगे इस केस में, ये 15 जो था मना कर देंगे, ये 15 यस करेंगे, तो टाई हो जाएगा मैटर। क्योंकि 50+1 चलता है ना, 30 लोगों का वोट है, जब तक से 16 वोट नहीं पड़ेंगे तब तक से कोई लॉ पास नहीं होगा। तो ये वाला मैटर आ गया, ये वाला आप समझ में आ गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन का क्या मांझरा है। यही जो एकोमोडेशन था टोटल का टोटल, इसमें हम लोग को देखना है क्या है, बेल्जियम गवर्नमेंट amended their constitution in such a way that it would enable everyone to live together within the same country, ठीक है। मतलब to avoid civil war, ठीक। As per the constitution, the number of the French and the Dutch speaking minister shall be equal in the central government, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। compromises by the Dutch speaking people as they were in majority, ठीक है, compromise कर देगा। A separate government was formed for the capital city of Brussels. There was equal representation of French and Dutch speaking people. French compromise as they were in majority, ठीक है। क्या कि पूरे देश में क्या किया गया, डच को पूरे देश में डच वाले मतलब डच मेजोरिटी में था और फ्रेंच क्या था, माइनॉरिटी में था। तो डच को क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, वहाँ पे डच कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन कैपिटल सिटी में तो उल्टा था ना, कैपिटल सिटी में भी फ्रेंच 80% थे, 20% डच था, लेकिन डच को भी वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और जो कैपिटल का सिटी था वहाँ का गवर्नमेंट अलग था, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द डिफरेंट रीजन वेयर गिवन इक्वल पावर एंड इक्वल डिवीजन ऑफ पावर वाज मेंटेन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्या किया गया, इक्वल डिवीजन ऑफ पावर दिया गया, ठीक है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। इसको फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। मतलब तुम भी अपना लॉ बना सकते हो और हम भी अपना लॉ बना सकते हैं, मतलब सेंटर का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा स्टेट के लॉ पे। ये तो मतलब स्कोप से बाहर हो गया। बस ऐसा सोचिए कि मान लो हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। मान लीजिए नीतीश कुमार है और पीएम मोदी है। पीएम मोदी बोलेंगे नहीं नहीं नीतीश कुमार आपको यही करना पड़ेगा, तो बिहार के लोग क्या कर देंगे, सिविल वार कर देंगे। तो क्या करेंगे, तुमको भी कुछ पावर दे दिया गया, मेरे पास भी कुछ पावर है। इस केस में क्या होगा, पावर का बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। पैसे का डिवीजन के लिए भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल कमीशन बैठाया गया, फाइनेंस कमीशन बैठाया जाता है हर एक साल। स्टेट के पास कितना पैसा जाएगा, सेंटर के पास कितना पैसा जाएगा। तो किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है हमारे देश में प्रोवाइड किया गया है, ठीक। उसी तरीके से ये वाला हो गया ना, जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है, ये वाला समझ में आ गया होगा। ए सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट इज फॉर्म फॉर द एवरी कम्युनिटी विच इज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। जर्मन वाला बताया था कि आप सिर्फ वहीं जो कम्युनिटी के लोग हैं वहीं क्या करेंगे, उसमें वोट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे तभी तो जा पाएगा। नहीं तो डच वाले तो प्रिवेल कर जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं इसको नहीं आने देंगे, बहुत तरह तरीके का षड्यंत्र रचने लगेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट इज फॉर्म फॉर द एवरी कम्युनिटी, ठीक है, विच इज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू
वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे जर्मन है तो जर्मन के लोग ही सिर्फ वोट करेंगे। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म टू प्रमोट द कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ठीक है, आपका कल्चर को कोई नहीं वेस्ट, मतलब कोई नहीं मार्जिनलाइज करेगा, एडुकेशन में आपको प्रॉपर एडुकेशन मिलेगा, और लैंग्वेज से कोई आपका दिक्कत नहीं है। भाई देखो, तुमको लैंग्वेज कोई भी आता है तुमको जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं बोल दिए कि भाई डच ज़्यादा है तो रूल बना दिए कि देखो जो डच रहेगा उसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, उसको ट्रैवल फ्री भी मिलेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मेजोरिटी वाले बेसिस होते हैं, जिस मेजोरिटी के बेसिस पे रूल लेके आया जाता है उसको अवॉइड किया गया है यहाँ पे। ठीक, दिस अरेंजमेंट अवॉइडेड सिविल स्ट्रीफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। ठीक है, हमारे देश में भी कि हमारे देश पे जो डिवीजन हुआ किस बेसिस पे हुआ था, रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन ना हो, इस बेसिस पे क्या किया गया, इसके लिए प्रॉपर एकोमोडेशन किया गया बेल्जियम में, मतलब प्रूडेंशियल रीजनिंग लेके आया गया, मतलब सोच समझ के फैसला लिया गया। ठीक, when many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarter। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में ही है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बार बार हम रिकैप लेते रहेंगे तो आपको क्या होगा, ये आपके कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में घुस जाएगा। ठीक, तो इसमें पूरा का पूरा रिकैप अगर लेंगे तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया पावर शेयरिंग का। ठीक है, पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम लोगों ने देखा बेल्जियम का केस, श्रीलंका का केस। बेल्जियम के केस में लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन था, और जो डच था, डच क्या था, वो क्या कर रहा था, मेजोरिटी में था लेकिन क्या कर रहा था, एलिनेटेड फील कर रहा था, क्योंकि फ्रेंच कम्युनिटी ज़्यादा एडुकेटेड और रिच थे। ठीक, श्रीलंका के केस में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन था। ठीक, सिन्हाली थे, तमिल थे, क्रिश्चियन थे, बुद्धिस्ट थे। ठीक है, तो सिन्हाली वाले 74% जो सिन्हाली लैंग्वेज मेजोरिटी कम्युनिटी था, वो मेजोरिटी क्या थे, बुद्धिस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रीलंका था, श्रीलंका में रिलीजन का भी क्या आएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। जब इतना डाइवर्सिटी होता है तो इसको प्रॉपर तरीके से हमको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक रूल लेके आया जाएगा। तो बेल्जियम में क्या रूल लेके आया गया, और श्रीलंका में क्या रूल लेके आया गया। श्रीलंका में रूल लेके ये आया गया कि देखिए, जो सिन्हाला कम्युनिटी है मेजोरिटी में है, अब कोई सी बेसिस है भाई, देखो इस क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 35 बच्चे चाहते हैं कि आज पावर शेयरिंग हो, और कुछ बच्चे चाह रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो, 15 बच्चे चाह रहे हैं। तो देखेंगे भाई, हम पावर शेयरिंग का 50 बना के लाए हैं, सोचेंगे चलो 35 बच्चे चाह रहे हैं ना, तो 35 बच्चों को बोलेंगे नहीं, जो 35 बच्चा बोलेगा वही होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर हमको क्या करना चाहिए था कि देखो अभी मैं पावर शेयरिंग का 50 लेके आया हूँ, इससे मैं पढ़ाऊँगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, लेकिन जो अगली क्लास में हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी खत्म कर लेंगे। ये प्रूडेंशियल रीजनिंग हो गया। लेकिन हम बोलेंगे कि जो 35 बच्चा बोलेगा वही वही चैप्टर होते रहेगा, क्योंकि ये मेजोरिटी में है। तो कोई भी वहाँ पर गवर्नमेंट चाहेगा तो 74% क्या है, सिन्हाली स्पीकिंग पीपल हैं, तो सिन्हाली के लिए लॉ बना देंगे, वो खुश हो जाएंगे, वो हमको वोट दे देंगे तो हम जीत जाएंगे। अब 74% वोट आ गया तो हम ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। डेमोक्रेसी में यही होता है ना, मेजोरिटेरियन व्यू चलता है। ये वाला जो इशू था वहाँ पे अच्छे से सॉल्व नहीं किया गया। उसमें क्या किया गया कि सिन्हाली को ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया गया, प्रीफरेंस दे दिया गया हर एक चीज़ में। इस केस पे क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वार और कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया। ठीक, लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ गया, बेल्जियम में किया गया, ब्रुसेल्स में अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया, चाहे जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी हो उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। क्यों, क्योंकि कोई लॉ अगर उनके अगेंस्ट है तो उसको वो सरपास ना कर पाए। मतलब ये हो जाए कि प्रॉपर कि दोनों का दोनों इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो हो वो एकदम इक्वली हो। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि जिस तरीके से आपको हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या होता है, कोई भी लॉ लेके आया जाता है, उस बेसिस पे क्या होता है कि वोटिंग होता है। अगर 50% प्लस 1 अगर ये वोट आ गया तभी वो क्या होगा, लॉ बनेगा। वो तो लॉ बनाने वाला प्रोसीजर आगे 11-12 में है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो ये वाला हो गया। वहाँ पे 15 अगर फ्रेंच हैं और 15 डच हैं, तो इसमें किसी चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट का कोई लोग लेके आएगा, मान लो वो फ्रेंच के अगेंस्ट है तो वो मना कर देगा, और डच के अगेंस्ट है तो वो मना कर देगा। स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे क्या किया गया, इक्वल डिवीजन ऑफ पावर किया गया, स्टेट और सेंटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसी को क्या बोला जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म आगे आने वाले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, और श्रीलंका में पूरा का पूरा क्या हो गया, रायता फैल गया। और इस वाले केस में जो हुआ आपका, श्रीलंका वाले केस में सिविल वार छिड़ गया, और बेल्जियम वाले केस में क्या हुआ, बहुत अच्छे से मैटर चल रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन का भी जो
आपका ये है हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में ही है, ये याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है 10th के बोर्ड में। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो सारा इशू है वो हमको किससे रिलेट करके देखना है, उसको रिलेट करके देखना है इंडिया से। ठीक है, इंडिया में भी लिंगुअल डिवीजन है, रिलीजन के नाम पे डिवीजन हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, जिसको ब्लड सेट डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक, ये बेसिस पे हो गया। ठीक, तो इंडिया से रिलेट करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड विथ आदित्य क्लासेज।